बदले जाते शरीर। कर लूं? हाँ ये बढ़िया, ये है देखिए समझदारी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी 2 बजने वाले हैं या बज गए हैं? पूरे 2 बजे हैं। चाहे वो मुख्य वक्ता हो या कोई भी हो, आप उसको सुनना नहीं चाहेंगे। सभी का ग्लूकोज डाउन हो चुका होगा। आप भूखे ना भी हो। अब गोपाल के सामने भूखे भजन कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द देखिए, दाएं बाएं देखिए कि क्या आपको कोई कवि जैसा व्यक्ति दिखाई देता है अपने आसपास? नहीं, आप कवि नहीं, कवि जैसा। कवि को कवि जैसा दिखना चाहिए। तो जब हम ये सोचते हैं कवि को कवि जैसा दिखना चाहिए, सरोजिनी नायडू ने एक बार कहा था कि हिंदी में तो सब मरगिल्ले से ही कवि हैं। अगर एक कवि हैं तो वे बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। तब जिससे उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा आपने अज्ञेय जी को नहीं देखा, वे भी कवि से लगते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अभी जो इस कमरे में बैठे थे वो निखिलेश्वर जी थे या वो उम्मम यादव रेड्डी थे जो बैठे थे? वो तो अगर बैठे होते तो मैं पूछता, लेकिन अब वे दोनों ही नहीं हैं। अगली बात जो आज के वक्ताओं ने कही, मैं ये बात जरा हल्की फुल्की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कुछ गंभीर बात भी कहना चाहता हूं उसके पश्चात। सबने कहा ये वयोवृद्ध हो गए हैं, अब तक लिख रहे हैं। हम में से आधे लोग वयोवृद्ध ही हैं और जो वयोवृद्ध नहीं है वो पिछली पंक्ति में बैठे हैं। तो उनको बार बार ये कहना कि आप वयोवृद्ध हो गए हैं, आपकी डाइटिंग का क्या हाल है, आप क्या खाते हैं, कहीं ऐसा ना उन्हें बुरा लग गया हो। किसी कोई व्यक्ति चंद्र वदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाए, किसी कवि से उसकी आयु न पूछना। किसी कवि से अगर वो कवि है तो वो बुरा मान जाएगा। अब बात ऐसा है कि कवि ने जो कहा वो तो चल दिया यहाँ से, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में। जिस समय मैं तो तेलुगु नहीं जानता और शायद अब मैं उतनी तेलुगु जान भी नहीं सकूंगा। मुझे जब ये कहा गया कि मैं निखिलेश्वर जी के बारे में बात करूं और मुझे पीडीएफ दे दी गई, तब मुझे ऐसा लगा कि इसमें से कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। कुछ बात मैं सोचने लगा क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे एक कविता पढ़ करके सुनाई जाती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। इस तरह की कविताएं पढ़ा करते थे हम, जिसमें लय भी होती थी, ताल भी होता था और एक प्रकार। क्या तेलुगु में भी ऐसी कविताएं होती होंगी? जरूर होती होंगी। लेकिन जब मैंने निखिलेश्वर नामक कवि की रचनाओं को अनुवाद के माध्यम से पढ़ा तो मैं उसे अनुवादक की भूल कहूं या अपनी अल्पज्ञता समझूं कि मुझे कई बार ये समझ में नहीं आया कि मैं एक कविता पढ़ रहा हूं कि मैं ये गद्य पढ़ रहा हूं। फिर सोचा नहीं, ये विचार है, इस कविता में विचार हैं जिनका आपने बार बार जिक्र किया। मैं उस कविता के आंदोलन का जिक्र भी नहीं करूंगा क्योंकि हिंदी में 116 आंदोलन हुए। हो सकता है कि तेलुगु में भी बहुत सारे आंदोलन हुए। एक आंदोलन के कवि तो यहाँ बैठे हुए हैं, तेवरी काव्य आंदोलन के प्रतिभाशाली कवि यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने एक बात कही थी, जिंदगी के नाद पर बजता हुआ अनुनाद है, कविता कहाँ अनुवाद है। तो मैंने कहा कि कविता नहीं है, ये तो अनुवाद है।
और अनुवाद क्या होता है? सत्य से तिहरी दूर। 3 प्लेटो ने जो कहा था कि सत्य क्या है, उसका पहले तो सत्य था जो कवि ने कहा। बार बार कहते कवि कहता है, कवि कहता है। नहीं, कविता क्या कहती है? इसने ये नहीं बताया कविता क्या कहती है। कविता तो वह कहती है जो मैं समझता हूं, पाठक समझता है, कवि वह नहीं कहता। फिर भी लोग कह रहे बताइए, इन्होंने लिख दिया ऐसा, इनकी इस कविता पर ये पुरस्कार मिला, इन्होंने ये पंथ चलाया या आंदोलन चलाया। अरे कविता क्या कह रही है? पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? जैसा कि एक बड़े कवि ने कहा था बोलने कि ये बताओ इस कविता के द्वारा तुम क्या करना चाहते हो? इतनी सारी कविताएं लिख करके तुमने क्या कर दिया? तब फिर देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी 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 बात कैसे कही। इस जीवन में किसी को पशु की तरह जीने का अधिकार नहीं है। काम करते हुए, खाते हुए, बच्चे जलते हुए रह जाने मात्र से अस्तित्व कायम नहीं रहता। आवश्यक होने पर भी वह जानवरों की तरह ही जीना कहा जाएगा। भौतिक आनंद के साथ हृदय को सर्वदा सचेतन रखते हुए सबके बीच अपने आप में जीना ही वास्तविक जीना कहा जाएगा। यह उनकी पॉलिटिक्स है कि भाई हम आहार निद्रा भय मैथुनम च, हम तो एक जीवन जीना चाहते हैं। हम सामान्य जीवन नहीं जीना चाहते जैसे पशु का होता है या पक्षी का होता है। मैन इज अ थिंकिंग एनिमल, तो हम थिंकिंग एनिमल की तरह से रहना चाहते हैं। तो कवि की पॉलिटिक्स ये है कि वह ये चाहता है कि मैं सोचूं, विचार करूं और उस विचार को अपनी कविता में प्रस्तुत कर दूं, कविता के शिल्प में प्रस्तुत कर दूं। और क्यों कर दूं? जो शासक लोगों की नब्ज को दबा रहे हैं, वे अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्कूलों पर मंदिरों को प्राथमिकता दें। समस्या ये है कि हम देख रहे हैं कि जो हम पर शासन कर रहे हैं, तो जो व्यवस्था है वह व्यवस्था हमें उस तरह से व्यवस्थित कर रही जैसा वो चाहती है, उस तरह से व्यवस्थित नहीं कर रही जैसा हम चाहते हैं खुद को व्यवस्थित। इसलिए कभी सोचता है कि मैं अपना जो अरिस्टोटल कहता है कि भाई कैथारसिस, परगेशन ऑफ द मॉर्बिड एलिमेंट ऑफ पिटी एंड फियर। हर आदमी के अंदर करुणा का भी भाव होता है और भय का भी भाव होता है। तो मैं अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए एक कार्य कर सकता हूं, और वो है प्रेम का आसान काम है। इसको करने के लिए बोधा ने कहा था कि प्रेम को पंथ महाकरार, तलवार को धार पे धावनो है। क्या कहते आपका दरिया, ये कभी भी कहता हाँ भैया, ये कहता है लाइफ क्या है? चाकू की धार, एन एज ऑफ ए नाइफ। और एक पूरा कविता संग्रह है कवि का, जिसमें वो बहुत सारी कविताएं लिखता है। कुछ अनुदित कविताएं हैं, कुछ उनके द्वारा ही अंग्रेजी में अनुदित की गई हैं, कुछ कविताएं मेरे ख्याल में परमेश्वर जी के पास तो किताब भी, हम तो पीडीएफ वाले हैं। तो पीडीएफ में जो कविताएं दी गई हैं उसमें पाब्लो नेरुदा पर भी कविता है। जैसा कहा गया कि एक कहीं ना कहीं से विचार आते हैं, चाहे वो मार्क्सवाद से आए हों, चाहे साम्यवाद से आए हों, या कवि से आए हों, या जॉर्ज ऑसबॉर्न की किताब लुक बैक इन एंगर से आए हों। सारी रेजिस्टेंस की कविताएं होती हैं। एक पूरी दुनिया में बहुत सारे नाम गिनाने गए, पूरी दुनिया में अपनी अपनी तरह से अपने अपने लोगों के बीच में कवि यही करता है, शुरू से ही यही करता आया है कि हमें फतेहपुर सीकरी से कुछ लेना देना नहीं है। वो आपने सुना होगा। तो
हाँ। हर व्यक्ति ये कहता आया है कि मुझे तेरा ये शासन नहीं चाहिए, मुझे ये तेरा पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे तेरी ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, नहीं तो मैं क्रांति करूंगा। यह ले अपनी लकुटी कमरिया। ये ले अपने संतन को का सीख रीसो का। हाँ। तो इसी तरह से कह करके कभी कर अब देता हो है। घरी न चलती। और समस्या फिर आती है कि भाषा, अगर कवि से पूछा जाए भाई आप लिखते हैं तेलुगु में, लिखते तेलुगु में लिखिए। नहीं, मैं तो हिंदी में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी लिख रहा। अभी किसी ने कहा उनकी हिंदी बिल्कुल ऐसी है जिसमें उर्दू का प्रभाव नहीं है। भाई वो हिंदी उन्होंने कक्षा में सीखी, हाँ। केशव मेमोरियल स्कूल के हाँ, सराउंडिंग। प्रांगण में, सराउंडिंग में सीखी। अगर वो जरा उधर आगे निकल जाते तो उसका प्रभाव आ जाता। हमारी जो हिंदी है ठीक खड़ी बोली, वह भी यदि आप सुनेंगे तो कहेंगे अरे ये तो वो हिंदी नहीं है जो शुद्ध परिष्कृत होती है। हम सब नकली हिंदी बोलते हैं, हम बनाकर बोलते हैं। तो जो भाषा है, कवि के पास 3 या 4 भाषाएं हैं, तो कवि को हिंदी भाषी कहा जाए। अभी कल कोई मुझसे कह रहा था कि कई बार ऐसा हो जाता है, हो सकता है कि मेरी मातृभाषा राजस्थानी है, तो मैं कल को राजस्थानी एकेडमी से पुरस्कार लेने के लिए राजस्थानी भाषा में कोई ग्रंथ लिखूं। जो आपने कहा था अंग्रेजी में मेरी मातृभाषा, अगर अंग्रेजी तो मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन मैं अंग्रेजी में लिखूंगा तो लोग कहेंगे कि राइट्स इन फॉरेन टंग, तो इसको कुछ ज्यादा अच्छा समझा जाएगा कि भाई ये इंडियन राइटिंग इंग्लिश में इसका शुमार कर लिया जाए। तो इसलिए लेखक कई भाषाओं में लिखता है। तो क्या कहता है लेखक, और ये लेखक नहीं बल्कि उसका एक आलोचक लिखता है फ्रंट लाइन में, जब उनको पुरस्कार मिल जाता है। He has for nearly 6 decades as a poet kept a focus on social issues, writing against the violation of human rights and the feudal system and corruption in government, writing for which he and others like him were branded traitors and jailed. तो ये बात अंग्रेजी की पत्र पत्रिकाओं में पहुंच गई, फिर इनको जेल हो गई, ये ट्रेटर ब्रांड कर दिए गए। लेकिन ये ऐसा लिखते हैं। इस तरह से कई भाषाओं में लिखने से कवि को यह लाभ हुआ, अनुवाद के द्वारा हम तक पहुंचने से यह लाभ हुआ कि कवि की पहुंच सीमित नहीं रही, अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि बहुत सारे लोग उनको जान सके। और इसलिए आज हम उन पर गोष्ठी कर रहे हैं। हम उन पर गोष्ठी क्यों कर रहे हैं? क्या मैडम ने पूरा इतिहास बताया, इसलिए कि हमें जानना चाहते हैं कि अमुक कवि को, अमुक लेखक को हम किस प्रकार से भारतीय साहित्य के बीच में स्थान प्राप्त करा सकते हैं, या कहाँ हम उनको रखें। ये सारी जो कवायद हो रही है वो इसलिए हो रही है, या विद्वान लोग अपने अपने प्रपत्र बांट रहे हैं, वो इसलिए बांट रहे हैं कि हमें कुछ कविताएं एक कवि की मिली जिनको सरकार ने भी पुरस्कृत किया, और वो कविताएं इतनी अच्छी हैं, हमें नहीं पता था पहले कि भाई ये क्या होता है। हमें ऐसा लगा कि अब इनको भारतीय साहित्य में कहाँ प्रतिष्ठित किया जा सकता है। तो प्रतिष्ठित होने वाले निखिलेश्वर जी होंगे, प्रतिष्ठित होने वाले वह व्यक्ति होंगे जिनका नाम पहले कुछ कुंभम यादव रेड्डी था। लेकिन वास्तव में तो कविता प्रतिष्ठित होती है, कविता प्रतिष्ठा दिलाती है। और वह कविता क्या है ये हमें देखना होगा। जो कविता उन्होंने पिकासो से सूत्र लेकर का, अभी उन्होंने कहा एक कविता है उनकी, So many lives I live inside. If I die, every one of them would be an orphan, since I am the father and the mother. अगर मैं आज मर जाऊं तो क्या होगा? सब अनाथ हो जाएंगे,
क्योंकि मैं ही उनकी माता और मैं ही उनका पिता हूं। ये अंग्रेजी में लिखी गई लाइन है, इनका अनुवाद मैंने यहीं पर कर दिया अपने समझने के लिए। कवि एक ऐसा दायित्व ले रहा है जिसमें वह कविता का भी माता पिता है और पाठक का भी माता पिता है। तो ये जो दोहरी भूमिका है जिसको देरिडा कहता है कि ये ऐसा ही है जैसे कि लिखकर चले जाना। इस कमरे में जब तक वे उपस्थित थे तब तक आप सोच रहे थे कि निखिलेश्वर जी यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित हैं, लेकिन वास्तव में निखिलेश्वर जी उपस्थित यहाँ पर हों या न हो वो मेरे फोन में उपस्थित है। निखिलेश्वर जी के इस कमरे में होने या न होने से इस चर्चा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि उनके होने से फर्क पड़ने वाला हो। अगर वो यहाँ होते हैं तो हमारे बहुत सारे व्यक्ति और पाठक और श्रोता और बहुत सारे वक्ता यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी बात कहेंगे जो कविता कीर्तन के बजाय कवि कीर्तन होगा। उससे बच जाएंगे हम। जब यहाँ कवि नहीं बैठा हुआ है तो हम उस कवि कीर्तन से बच जाएंगे और कविता कीर्तन करने लगेंगे। तो यह भी खास बात है कि हमें कवि की जरूरत नहीं है। You keep your things here. The poet is a Zomato kind of person who gives the things. He is the producer of the thing. उसने शब्दों को लिया, उनको हमारे सामने प्रस्तुत किया और अब हम देखते हैं पाठक के रूप में कि वो हमारे कितने काम की है। अगर अच्छी होगी तो हम कहेंगे हाँ यही हमको चाहिए था, ये ब्रांड हमें चाहिए। ये ब्रांड बन गया। लेकिन दिगंबर कविता इज ब्रांड। मैं समेटता हूं और हालांकि अध्यक्ष उधर है। एक कहानी का जिक्र हुआ था। कहानी में वर्णन है बहुत। उस कहानी का नाम मेरे ख्याल में धूमिल हो गया नेह का चांद जी। रजाकार फिल्म के देखे जाने के दौरान अब ये पंक्तियां पढ़िए। अब मुसलमानों के लिए मीनार के ऊपर एक मस्जिद है तो हिंदुओं के लिए नीचे एक कोने पर भाग्यम्मा का मंदिर, मानो धार्मिक सौदेबाजी की निशानी हो। लेखक बड़े ध्यान से पूरे चीजों को देख रहा है और वह उस पर टिप्पणी भी करता जा रहा है। यह केवल जंगैया की ही बात नहीं है, एक पात्र। आप देखेंगे कि कवि और लेखक या साहित्यकार बार बार अपनी रचना के द्वारा समाज की कुरीतियों पर या जो बातें वो समझता है ठीक नहीं है उन पर बार बार टिप्पणी करता है। ये नहीं कि उसके पाठक उसके जो पात्र हैं वह कुछ कहें, यह बात अलग है, लेकिन वो खुद लिखता है इस बात के लिए। और अंत में समेटते समय मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। याद क्या मैंने लिख ली है, ये कविता की पंक्तियां हैं तो ये कविता, लेकिन कितनी कविता है और कितना क्या है इसे आप देखिए। दोस्त, इस शहर को क्या हो गया है, अब भी वही सवाल 400 साल की इस आखिरी शाम की महफिल में गूंज रहा है। दोस्त, हम तुम मिलकर अब भी इन दरिंदों की सुलगाई हुई आग को बुझाने में लगे हैं। तुम्हारी उदारता का फव्वारा मिट्टी की महक को जगा रहा है। हुसैन सागर की जहरीली लहरों में तैरती हैं मछलियां, बची कुची सांसों से इस महानगर के जीवन में तिल मिलाते हैं साधारण शहरी क्षण। ये 400 भी जब वर्ष हुआ था हैदराबाद का तब कविता लिखी गई। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जिस साहित्यकार के कृतित्व पर चर्चा हो रही है वह साहित्य को समाज का दर्पण ही नहीं मानता बल्कि उसके आगे क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ मान रहा है। वो जीवन को ज्यों का ज्यों नहीं पेश कर रहा बल्कि उस पर अपना व्यू पॉइंट भी दे रहा है,
अब आप उसके व्यू पॉइंट को कितना मानते हैं ये आप पर निर्भर करता है, या आपकी समझ कितनी है, या आप उसकी विचारधारा से कितना इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते। तो आपके सामने एक कवि की, एक रचनाकार की रचनाएं हैं जिसको विभिन्न भाषाओं में धीरे धीरे उपलब्ध हो रही हैं, जिसको साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी मिल गया है, अर्थात उसकी चर्चा भी हो रही है विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में। उनके द्वारा लिखी गई कहानियों की और कविताओं की बात हो रही है और उनको दिया जा रहा है सिलेबस में। इसका मतलब वह जम गया है। अब आपको देखना है कि इसके बाद आप लगातार शोध करेंगे। आप शोध करिए, आप कितना उनसे ले सकते हैं, कितना छोड़ सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद।